हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी स्टेशन पे और मैं आकांक्षा पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे, देखिए सी-टेट में हम लोग साइंस का जो पोर्शन है उसको पढ़ने वाले हैं। तो देखिए सी-टेट में मैं आपको बताने वाली हूँ कि साइंस के सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए आप लोग देख सकते हैं कि जो सी-टेट में आपको साइंस में पढ़ना है हो जाएगा भोजन से, सामग्री से, सजीवों की दुनिया, चलती चीज़ें, लोग और विचार, प्राकृतिक घटना, प्राकृतिक संसाधन, चीज़ें काम कैसे करती हैं, विद्युत प्रवाह और सर्किट, चुंबक और फिर पैडागॉजिकल जो पढ़ना रहता है। तो देखिए आपको भोजन सामग्री सजीवों की दुनिया यानी मतलब इतना जो चुंबक तक है इसमें से कितने नंबर आएगा, 20 नंबर का आएगा और पैडागॉजी से 10 नंबर का क्वेश्चन आपका पूछा जाता है एग्जाम में। तो देखिए हम लोग आज इसमें से सी-टेट में से हम लोग पढ़ेंगे क्या, बायोलॉजी का जो इतना भी पोर्शन है पहले हम लोग उसको पढ़ लेंगे, फिर केमिस्ट्री का, फिर फिजिक्स का पोर्शन पढ़ेंगे। और सी-टेट से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर चैनल पे अपलोडेड है, तो आप लोग जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। चलिए हम लोग भोजन से स्टार्ट करते हैं। तो भोजन देखिए क्या होता है। भोजन बताइए, सब किसी भी प्राणी, किसी भी व्यक्ति को जीवित रहने के लिए आप लोग को कुछ भी होता है, मतलब थोड़े टाइम बाद क्या होता है, भूख लगने लगता है, तो आप लोग क्या करते हैं, भोजन करते हैं। तो भोजन क्या है, हमारी एक मूलभूत आवश्यकता है। कह रहा है भोजन सभी सजीवों प्राणियों के लिए मूलभूत आवश्यकता है। और देखिए भोजन करने से क्या होता है, अगर हम लोग भोजन ना किए ना 4-5 दिन से, तो हम क्या कोई काम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो भोजन से भी क्या होता है, भोजन करने से हमें कार्य करने के लिए ऊर्जा मिलती है। क्या मिलती है, हमें ऊर्जा मिलती है। अब देखिए भोजन में क्या क्या आ जाते हैं। तो भोजन में देखिए भोजन करने से हमें पोषक तत्व मिलते हैं। पोषक तत्वों में क्या क्या होता है, तो पोषक तत्वों में आपके कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन, वसा, विटामिन और मिनरल्स इतने होते हैं। देखिए पोषक तत्वों को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 2 भागों में पोषक तत्वों को बांटा गया है, दीर्घ पोषक तत्व और लघु पोषक तत्व। कितने भागों में, दीर्घ पोषक तत्व, लघु पोषक तत्व, यानी कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो देखिए दीर्घ पोषक तत्व क्या होते हैं, दीर्घ मीन्स क्या होता है, बड़ा, तो जिसकी अधिक आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं, दीर्घ पोषक तत्व। और लघु पोषक तत्व मतलब छोटा, यानी जिसकी कम आवश्यकता होती है उसे सॉरी यानी जिसकी कम आवश्यकता होती है वो क्या होते हैं, लघु पोषक तत्व होते हैं। अब देखिए जो जल है, जल आप लोग देखिए, जल जो है दीर्घ पोषक तत्व भी है और लघु पोषक तत्व भी है। देखिए लेकिन जो दीर्घ पोषक तत्व है उसमें क्या क्या आ जाते हैं, दीर्घ पोषक तत्व में आपके कार्बोहाइड्रेट आ जाएंगे, प्रोटीन आ जाएगा और फैट आ जाएगा। तो आप लोग को अगर याद करना है तो आप लोग याद कर सकते हैं कैसे, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को आप लोग CPF के द्वारा मतलब CPF के नाम से याद कर सकते हैं कि CPF क्या है, दीर्घ पोषक तत्व है। और लघु पोषक तत्व अगर आपको याद करना है तो विटामिन और मिनरल्स क्या है, लघु पोषक तत्व है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, इसके आगे नेक्स्ट क्या है। तो देखिए आप लोग देख रहे हैं कि सर्वाधिक ऊर्जा, सब लोग क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट ले लो तुरंत ऊर्जा मिल जाएगी। लेकिन अगर आप लोग से कहता है कि सर्वाधिक ऊर्जा किससे मिलती है, तो सर्वाधिक ऊर्जा मिलती है फैट से। किससे मिलती है, फैट से। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट अगर आप लेते हैं उसमें कितनी कैलोरी आपको बर्न होती है, तो 4 कैलोरी। 1 ग्राम प्रोटीन में कितनी कैलोरी, 4 कैलोरी। लेकिन अगर 1 ग्राम वसा लेते हैं तो 9.2 कैलोरी ऊर्जा आपको मिलेगी। और फिर देखिए अगर लेकिन शरीर को जैसे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या फिर किसी का BP लो हो जाता है तो उसको तुरंत ऊर्जा देना रहता है, तो उसको वसा फैट यानी फैट से ऊर्जा नहीं दी जाती, तुरंत क्या दी जाती है, कार्बोहाइड्रेट द्वारा ऊर्जा दी जाती है, ग्लूकोज का बॉटल से खाया जाता है। तो इस तरह से आप लोगों को शरीर को अगर तुरंत ऊर्जा देना हो तो क्या देंगे, कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। तो सर्वाधिक ऊर्जा किससे मिलता है, फैट से मिलता है। और अगर हमारे शरीर को तुरंत ऊर्जा देना हो तो कार्बोहाइड्रेट से। देखिए फैट के पाचन में क्या होता है, बहुत समय लगता है। फैट का पाचन करने में क्या होता है, बहुत समय लगता है। और हमारे देखिए जल से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको भी याद रखिए। अगर आपसे कोई पूछे जल का पाचन कहाँ होता है, देखिए जो जल का पाचन हमारे शरीर में नहीं होता है। क्या होता है, जल का पाचन नहीं होता है, जल का अवशोषण होता है। याद रखिएगा कि जल का पाचन नहीं होता, जल का अवशोषण होता है। और जल क्या करता है, पाचन में सहायता करता है। जल क्या करता है, पाचन में सहायता करता है। अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे विटामिन। तो देखिए विटामिन क्या है, विटामिन एक लघु पोषक तत्व है। और विटामिन के खोज करता है कौन है, तो विटामिन के खोज करता है यानी डिस्कवरर है कैसिमिर फंक, जो कब खोजे थे, तो 1912 में खोजे थे। और देखिए विटामिन अगर पूछ ले कार्बनिक यौगिक है कि अकार्बनिक, तो विटामिन क्या है, कार्बनिक यौगिक है। और याद रखिएगा विटामिन से कोई एनर्जी नहीं आपको मिलती है। क्या, विटामिन से कोई एनर्जी नहीं मिलती है, बल्कि जो विटामिन क्या करता है, मेटाबॉलिक प्रोसेस यानी कि उपापचयी क्रियाओं में क्या है, सहायक है। विटामिन क्या है,
मेटाबॉलिक प्रोसेस यानी कि उपापचय क्रियाओं में सहायक है। अब देखिए फंक जो थे, फंक ने क्या किया, विटामिन को कुछ पार्ट में बांटा। किसमें किसमें? ए बी सी डी और ई के में। किसमें? ए बी सी डी ई एंड के में बांटा। अब देखिए ये जो विटामिन होते हैं, इन विटामिन में विटामिन डी और विटामिन क्या है, तो विटामिन डी और विटामिन के क्या है, बॉडी फॉर्म विटामिन, मतलब हमारे शरीर द्वारा भी बनाए जाते हैं। विटामिन डी का फॉर्मेशन अगर आपसे पूछ ले कहाँ होता है हमारे बॉडी में, तो स्किन द्वारा होता है। क्या कहते हैं, अगर आप जो सुबह एकदम मॉर्निंग धूप अगर आप लेते हैं, मॉर्निंग सनलाइट लेते हैं, तो क्या होता है हमारे स्किन द्वारा विटामिन डी का फॉर्मेशन होता है। और विटामिन के का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो विटामिन के का फॉर्मेशन आपकी लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत में होता है। अब विटामिन का संश्लेषण अगर पूछ ले तो कौन करता है, तो विटामिन का संश्लेषण लीवर में होता है। लीवर क्या होता है, रीजनरेट होता रहता है। लीवर क्या होता है, रीजनरेट करता रहता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो अब टाइप्स ऑफ विटामिन, अब देखिए विटामिन को 2 टाइप्स में बांटे गए हैं, जो वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील। तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, तो बी और सी। तो बी और सी क्या है, वसा में घुलनशील विटामिन है। और जल में घुलनशील विटामिन क्या है, ए डी ई के। क्या है, ए डी ई के क्या है, जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील बी और सी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके आगे क्या है। अब इसके आगे अगर आप देखते हैं तो देखिए जो विटामिन ए बी सी डी ई के है, क्या है, ए बी सी डी ई के। तो देखिए विटामिन बी को कई ग्रुप्स में बांटा गया है, लेकिन ए सी डी ई के को किसी ग्रुप में नहीं बांटा गया है। ठीक है, तो अब हम लोग आपको बताएंगे कि इसका एक जैसे क्या होता है, रासायनिक नेम होता है, तो उसको हम लोग कैसे याद करेंगे। तो देखिए आप लोग याद कर लीजिए, रथ एक टॉफ़ी। क्या याद कर लेंगे, रथ एक टॉफ़ी। तो र से देखिए क्या होता है, र से रेटिनॉल। र से रेटिनॉल यानी कि विटामिन ए का रासायनिक नेम क्या है, रेटिनॉल। थ से क्या हो जाएगा, थायमीन। विटामिन बी का नेम क्या हो जाएगा, थायमीन। ए से एस्कॉर्बिक अम्ल यानी कि सी। क से क्या हो जाएगा, कैल्सीफेरॉल यानी कि विटामिन डी का क्या नाम है, कैल्सीफेरॉल। ट का क्या नाम है, टोकोफेरॉल यानी कि विटामिन ई का नेम है टोकोफेरॉल। फिर फ से क्या होगा, फिलोक्विनोन यानी कि विटामिन के का नाम क्या हो जाएगा, फिलोक्विनोन। अब जैसा कि मैंने आपको बताया विटामिन बी को क्या किया गया है, बांटा गया। तो विटामिन बी के जो ग्रुप है उसका अगर नाम आपको याद करना है तो आप लोग याद रखिएगा, थोड़ा न्यू पैंट पर वसा। थोड़ा न्यू पैंट पर वसा। तो थ से क्या हो जाएगा, थायमीन यानी कि विटामिन 1 का क्या नाम है, थायमीन। रा से क्या हो जाएगा, राइबोफ्लेविन यानी कि विटामिन बी2 का नाम है राइबोफ्लेविन। न्यू का से क्या हो जाएगा, न्यू से हो जाएगा नियासिन या फिर निकोटिनामाइड। निकोटिनामाइड न्यू से हो जाएगा। विटामिन बी3 का नाम हो जाएगा नियासिन या फिर निकोटिनामाइड। फिर पैंट से क्या हो जाएगा, पैंट से पैंटा याद रखिएगा यानी कि पैंथोनिक अम्ल। पैंथोनिक अम्ल क्या हो जाएगा, बी4। पर से आप लोग क्या याद रखेंगे, पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन किसका नेम है, तो विटामिन बी5 का नाम है पायरिडॉक्सिन। फिर अगर ब से देखिए, ब से क्या होता है, बायोटीन। ब से बायोटीन विटामिन बी6। तो विटामिन बी6 का नाम है बायोटीन। और बायोटीन को हम लोग विटामिन एच के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा आप लोग। और सा से क्या हो जाएगा, सा से हो जाएगा साइनोकोबालामिन। तो विटामिन बी12 का नाम क्या है, साइनोकोबालामिन। अब देखिए एक विटामिन और है बी9 या फिर बी10, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, फॉलिक अम्ल कहते हैं। इसको अलग रखा गया है। तो इसे देखिए इंडिपेंडेंट स्टेट में पाया जाता है। क्या पता है, इंडिपेंडेंट स्टेट में पाया जाता है। इसे फॉलिक अम्ल लगाते हैं, विटामिन बी9 या फिर बी10। अब हम लोग सारे विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। तो विटामिन ए का नाम क्या था, रेटिनॉल। देखिए विटामिन ए क्या होता है, प्रतिसंक्रमण विटामिन बी से कहते हैं। विटामिन ए को क्या कहते हैं, प्रतिसंक्रमण विटामिन कहते हैं। और विटामिन ए की अगर कमी हो जाए तो कौन सा रोग हो जाएगा आपको, क्रिएटोमलेशिया हो सकता है, रतौंधी हो सकता है, और जीरोप्लेथिया हो सकता है। क्या हो सकता है, जीरोप्लेथिया हो सकता है। अब देखिए विटामिन ए के कमी से क्या होता है, संक्रमण का खतरा होता है, इसलिए इसे प्रतिसंक्रमण विटामिन भी कहते हैं। अब रेटिना के बारे में, अब आपको रतौंधी के बारे में बता देती हूँ। देखिए रतौंधी में क्या होता है, रेटिना प्रभाव पड़ता है। और देखिए क्या होता है, जो रेटिना होती है वो क्या होती है, लाइट सेंसिटिव सेल होती है, यानी कि प्रकाश सक्रिय कोशिकाएं। तो देखिए लाइट सेंसिटिव सेल क्या होती हैं, 2 टाइप की होती है, रॉड शेप्ड सेल्स और कोन शेप्ड सेल्स। तो रॉड शेप्ड सेल्स में अगर कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, रतौंधी रोग हो जाएगी। कैसे होती है रतौंधी रोग, अगर आपके लाइट सेंसिटिव सेल्स में रॉड शेप्ड सेल की कमी होती है तो क्या होती है, रतौंधी रोग होती है।
अगर कोन शेप सेल की कमी हो जाती है तो वर्णांधता होती है। क्या होती है? वर्णांधता होती है। और रॉड शेप सेल किस में काम करता है? डीम लाइट में काम करता है। और कोन शेप्ड सेल्स किस में काम करते हैं? हम ब्राइट लाइट में काम करते हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं इसके आगे क्या है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, सर्वप्रथम विटामिन कौन सा विटामिन ज्ञात हुआ था? तो सर्वप्रथम विटामिन ई आपका ज्ञात हुआ था। कहाँ ज्ञात हुआ था? तो लैब में ज्ञात किया गया था। और नेचुरली रूप से विटामिन B1 ज्ञात हुआ था। नेचुरली अगर आप देखें तो विटामिन B1 ज्ञात हुआ था। विटामिन ए के स्रोत देख लीजिए। विटामिन ए के स्रोत है गाजर, दूध, हरी सब्जियां, अंडा, फिश ऑयल एक्सेट्रा। फिर हम लोग विटामिन B1 के बारे में देखेंगे तो सबसे पहला खोज किसका हुआ? विटामिन B1 का हुआ, फर्स्ट डिस्कवरर विटामिन। और अगर लैब में आपको पूछा विटामिन ई हो जाएगा। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी होता है। बेरी में क्या होता था? मांसपेशियां जो होती है क्या होती है? कमजोर हो जाती है। और विटामिन B1 का स्रोत क्या है? तो विटामिन B1 का स्रोत है खमीर, मूंगफली, दूध, चना, गेहूँ, ब्रेड, सूखी मिर्च एक्सेट्रा। ये है क्या? विटामिन B1 के स्रोत। विटामिन B2 के बारे में देखिए। तो विटामिन B2 की कमी से कौन सा रोग होता है? किलोसिस हो जाता है। किलोसिस जिसको होता है उसमें क्या होता है? इसमें जीभ फटने लगता है, आंखें लाल हो जाती हैं और छाला पड़ जाता है। विटामिन B2 का स्रोत क्या है? तो यकृत हो गया, दूध, पनीर, हरी पत्तेदार सब्जियां किसके स्रोत हैं? विटामिन B2 के। विटामिन B3 के स्रोत देखिए अब मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग पूछते हैं तो दूध जो है ना वो सभी विटामिन से पाए जाते, मतलब दूध में सारे विटामिन पाए जाते हैं, याद रखिएगा। बस विटामिन C में नहीं पाए जाएंगे, ठीक है। देखिए विटामिन 3 की कमी से कौन सा रोग होता है? पिलाग्रा रोग होता है। पिलाग्रा क्या है? तो त्वचा संबंधी रोग है। और इसके स्रोत कौन कौन से हैं? गेहूं, मूंगफली, खमीर, मांस और दूध। विटामिन B5 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन B5 की कमी हो तो बाल सफेद होने लगता है और मंद बुद्धि उत्पन्न होने लगता है। मतलब कि बच्चा क्या होता है? मंद बुद्धि होने लगता है धीरे धीरे। और विटामिन B5 का स्रोत क्या है? दूध, मूंगफली, टमाटर, खमीर, लीवर और अंडा। विटामिन B6 के कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन B6 की कमी से एनीमिया रोग होता है। और विटामिन देखिए B6 और B9 B12 तीनों में क्या है? तीन का अंतर है, देख लीजिए। तो इस विटामिन B6 B9 B12 से क्या होता है? एनीमिया होता है, याद रखिएगा। इन तीनों की कमी से एनीमिया रोग होता है। और विटामिन B6 की कमी से एनीमिया और त्वचा रोग होता है। इसका स्रोत क्या है? लीवर, मीट, एग और अंडा। चलिए B7 के देखिए। B7 को क्या कहते हैं? विटामिन H के नाम से भी जानते हैं। इसकी कमी से रोग कौन कौन सा होता है? हेयर फॉल होने लगेगा, बॉडी पेन करने लगता है, पैरालिसिस की भी संभावना रहती है। और विटामिन B7 या विटामिन BH का स्रोत क्या है? तो मांस, अंडा, यकृत, दूध, हरी सब्जियां और एक्सेट्रा। तो ये सब क्या है? विटामिन BH की B7 के स्रोत है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या है? देखिए नेक्स्ट क्या दिया था? B9 के कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया और पेचिस। तो B6, B9 और B12 की कमी से एनीमिया रोग होता है। और इसके स्रोत क्या है? यकृत, दाल, अंडा, दूध और वेजिटेबल्स। विटामिन B12 की कमी से साइनोकोबालामिन। B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन। और साइनोकोबालामिन की कमी से क्या रोग होता है? एनीमिया हो जाता है, बर्निंग फिट सिंड्रोम हो जाता है। और इसके स्रोत क्या है? मांस, अंडा, दूध, अनाज और सब्जियां, ठीक है। विटामिन B6 को कमी से क्या रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। मसूड़ों में क्या होता है? सड़न हो जाता है, मसूड़ों में सड़न हो जाता है। और विटामिन C का स्रोत आपसे पूछे जितने भी खट्टे रसदार फल होते हैं क्या होते हैं? विटामिन C के स्रोत होते हैं, जैसे कि आंवला, संतरा और नींबू। देखिए विटामिन D की कमी से क्या होता है? विटामिन D हमें प्रकाश की मतलब धूप से मिलता है। धूप मतलब ये नहीं दोपहर में आप लोगों को धूप से मिलने लगेगा विटामिन D, उसका मतलब होता है सुबह के धूप से मिलता है। कब मिलता है? सुबह के धूप से। तो विटामिन D की कमी से रिकेट्स रोग होता है। बच्चों में क्या होता है? बच्चों में ऑस्ट्रोमलेशिया। देखिए रिकेट्स क्या होता है? बच्चों में होता है। रिकेट्स क्या होता है? बच्चों में होता है। और वयस्कों में अगर पूछ ले तो ऑस्ट्रोमलेशिया हो जाता है। क्या होता है? ऑस्ट्रोमलेशिया हो जाता है। और विटामिन D क्या करता है? कैल्शियम का नियंत्रण करता है। विटामिन D क्या होता है? विटामिन D का निर्माण स्किन में होता है और उसका सिंथेसिस लीवर में होता है। इसका स्रोत क्या है? मछली का तेल, लीवर, अंडा, दूध और सनलाइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो विटामिन E की कमी से क्या रोग होता है? विटामिन E को देखिए हम लोग ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। इसकी क्या होता है? इसकी कमी से विटामिन E क्या करता है? इसकी कमी से क्या हो जाएगा? नपुंसकता आ जाती है, बालपन, संतान उत्पन्न करने की क्षमता में कमी हो जाती है। और विटामिन E को जनन विटामिन, ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। इसके स्रोत क्या है? पत्तीदार हरी सब्जियां, मक्खन, पनीर, वनस्पति तेल, दूध और इत्यादि क्या है? विटामिन E के स्रोत है। अब विटामिन K देखिए। विटामिन K की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन K की कमी से हीमोफीलिया रोग होता है।
और इसे क्या कहते हैं, इसे सबसे पहले कहाँ देखा गया था, सबसे पहले किसको हुआ था, तो ब्रिटेन की जो रानी थी उनको देखा गया था, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, रॉयल डिजीज कहते हैं। हीमोफीलिया में क्या होता है कि अगर आपका हाथ कट जाता है तो क्या होता है, ब्लड क्लॉथिंग हो जाता है, यानी कि आप खून जमने लगता है, फिर खून रुक जाता है। लेकिन अगर हीमोफीलिया जिसको हुआ रहता है, अगर उसका हाथ कट जाए तो खून नहीं रुकता है, उसे क्या कहते हैं, लॉस ऑफ क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, मतलब कि जो ब्लड क्लॉथिंग होती है वो खत्म हो जाती है, रुक जाती है, वो हीमोफीलिया। देखिए विटामिन के का स्रोत क्या है, टमाटर, हरी सब्जी, आंत और दूध क्या है, विटामिन के स्रोत है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो अब विटामिन के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, विटामिन के बाद हम लोग पढ़ेंगे आपका कार्बोहाइड्रेट। विटामिन के बाद क्या करेंगे, सॉरी विटामिन के बाद प्रोटीन या फिर कार्बोहाइड्रेट, दोनों में तो कुछ भी पढ़ सकते हैं। चलिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सीटेट से रिलेटेड ऐसे ही हैंडमेड नोट्स द्वारा मैं आपको पढ़ाऊंगी, क्योंकि प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट करवा दिए हैं, तो आप लोग जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।